गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इस फूड वॉर को बुरी तरीके से हारने के बावजूद कोजीरो शिनोयामा हमें यहाँ पर पास करवा देते हैं। अब हम देखते हैं कि सोमा और उसके सारे पार्टनर्स ट्रेनिंग कैंप से वापस आ चुके हैं और इतने हार्डकोर ट्रेनिंग की वजह से उन सभी के जबरदस्त मसल बन चुके हैं। लेकिन तभी हमारे दो दोस्त कहते हैं कि ये ट्रेनिंग कैंप इतना हार्ड था कि ज़ेंजी यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाया है। लेकिन तभी हम देखते कि सातोशी असल में ये एक ड्रीम देख रहा होता है, जिसका मतलब है कि हमारे सारे फ्रेंड्स अभी भी ट्रेनिंग कैंप में ही मौजूद है। लेकिन हमारा ट्रेनिंग इतना हार्ड होता है कि वो दिन देर नहीं जब हमारा शकल सच में ऐसा बन जाएगा। लेकिन सोमा यहाँ पर पहले से खुश होता है क्योंकि मेगुमी अब पूरी तरीके से सेफ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिना की मुलाकात दो और नए स्टूडेंट्स से हो जाती है और उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम अपने आप को क्वीन मानते हो ना, लेकिन ये चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। दूसरी तरफ हमारे सारे दोस्त परेशान होते हैं क्योंकि हमारे शेड्यूल में सोने का कोई टाइम लिखा नहीं गया है। लेकिन तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है और 10 बजे हमें हॉल में बुलाया जाता है, जिस वजह से थके हारे हालत में ही हमें यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ता है। और तभी इकोमी और टाकुमी हमारे पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब वराब है क्या, तुम एक ग्रेजुएट को किस तरीके से चैलेंज कर सकते हो। और हमें पता चलता है कि हमारे इस बैटल का न्यूज सारे स्टूडेंट्स को मिल चुका है। और तभी सोमा बताता है कि वो इस मैच को बुरी तरीके से हार चुका है। लेकिन तभी यहाँ पर जिन डोजिमा अनाउंसमेंट स्टार्ट करते हैं, अगले दिन टेस्ट में एक की मदद से हमें सिर्फ एक डिश को बनाना है और ये डिश एक ब्रेकफास्ट होना चाहिए। और कल यहाँ पर कई सारे मेहमान भी आने वाले हैं जिन्हें हमें सर्व करना पड़ेगा और उसका टाइम है सुबह के 6 बजे। लेकिन इसे सुनकर सब लोगों का दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे टेस्ट के दौरान वो सब लोग बहुत ही थक चुके हैं और सुबह के टेस्ट की वजह से उन्हें यहाँ पर सोने का भी मौका नहीं मिलेगा। और तभी सोमा एरिना के पास पहुँच जाता है और कहता है कि याद है तुमने भी मुझे पहली बार एक से ही एक डिश को बनाने के लिए कहा था। लेकिन एरिना कहती है कि हम उसके दोस्त नहीं है और उसके पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है और यहाँ से जाने लगती है। और तभी टाकुमी भी हमारे पास आकर कहता है कि वो अगले दिन अल्टीमेट अल्डेनी स्टाइल ब्रेकफास्ट को बनाने वाला है जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा। जिसके बाद यूकी ज़ेंजी को उठाने लगती है और कहती है कि किसी तरीके से उन्हें इस तूफान को पार करना ही पड़ेगा। जिसके बाद सारे स्टूडेंट सुबह के डिश को प्रिपेयर करने लगते हैं। और तभी एरिना हिसाको से कहती है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम्हें भी मेरे लेवल का ही कोई खाना बनाना पड़ेगा। और एरिना ने अपने खाने को भी तैयार कर लिया है और उसका मानना है कि ये खाना सोमा का चकना चूर कर देगा। दूसरी तरफ सोमा अलग अलग चीजों को बनाने लगता है और ये सारी चीजें ही उसे बहुत ही पसंद आती है। लेकिन तभी सोमा को अपना बचपन याद आने लगता है जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि युकीहिरा बेस्ट खाने को नहीं बनाता है, युकीहिरा ऐसे खाने को बनाता है जो लोगों के रोते खड़े कर देता है। और तभी हमें क्लिक हो जाता है कि हमें क्या खाना बनाना चाहिए। अब एलिस नाकरी इन सारी चीजों को देख रही होती है और बिना कुछ कहे ही यहाँ से जाने लगती है और जाते वक्त अपने पार्टनर से कहती है कि सोमा ने जिस डिश को चूज किया है इसके साथ वो 100% फेल हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे सारे दोस्त भी यहाँ पर खाने को बनाने लगते हैं और मेगुमी फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि उसे क्या खाना बनाना चाहिए। लेकिन तभी उसे हमारी बात याद आ जाती है जब हमने कहा था कि तुम्हें उस खाने को बनाना चाहिए जो तुम्हें खुद पसंद आता है और वो समझ जाती है कि उसे क्या खाना बनाना चाहिए। और दूसरी तरफ एल्डेनी भी अपने सीक्रेट डिश को तैयार कर लेता है। अब अगले दिन सारे बच्चे अपने सामानों को तैयार करने लगते हैं और हम देखते हैं कि एरिना को हमारे पास के ही जगह को दिया गया है और हम एरिना को बता देते हैं कि हम यहाँ पर एक के चिफोले को बनाने वाले हैं क्योंकि उसका टेक्सचर बहुत ही यूनिक होता है। लेकिन एरिना कहती है कि अगर फेल होने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए तो तुम्हें मेरे खाने को टेस्ट करने को मिलेगा। और तभी यहाँ पर कई सारे लोग अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आने लगते हैं
हैं और 3 अजीब बुढ़े भी आते हैं जिन्हें ईटरी ग्रुप कहा जाता है। और तभी डोजिमा अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है वो सभी हमारे इस होटल का गेस्ट हैं और हमें यहाँ पर 2 घंटे का टाइम दिया गया है जिसके अंदर हमें 200 प्लेट्स को सर्व करना पड़ेगा और साथ ही में कुछ शेफ्स को लाया गया है जो चेक करेंगे कि हमारा खाना खाने लायक है भी या नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे बच्चे अपने खाने को सजाने लगते हैं और तभी मेगुमी के सामने ईटरी ग्रुप पहुंच जाते हैं। अब मेगुमी ने यहाँ पर स्ट्यू को बनाया है और वो लोग कहते हैं कि इससे ज्यादा उन लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन इसे खाकर उन्हें ये खाना बहुत ही पसंद आता है और एक आदमी तो अपने बेटे के साथ मेगुमी को शादी करने के लिए कह देता है। अब आल्डेनी के सामने 2 लड़कियां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर फ्रीटाटा को बनाया गया है, लेकिन उन्हें ये खाना थोड़ा सा नॉर्मल लगता है। लेकिन तभी आल्डेनी चीज, विनेगर और वेजिटेबल्स को इसमें मिक्स करने लगता है जिस वजह से हमारा इनफ्राटा डिफ्राटाटा तैयार हो जाता है और सभी को ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन लगता है। अब इकोमी ने यहाँ पर बुफे लाइन को बनाया है जो कस्टमरों को बहुत ही पसंद आता है और ये फ्लेवर से भरा हुआ होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एल्स नाकारी पहुँच जाती है और कहती है कि तुम तो पहले एरिना के लिए काम करते थे ना, लेकिन लगता है कि सोमा से उस मैच को हार जाने के बाद तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया है। लेकिन देखते हैं कि एलिस के शॉप में कोई भी मौजूद नहीं होता है और उसे एलिस का खाना भी कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। अब एरिना ने यहाँ पर एग्स बेनेडिक्ट को बनाया है जो कि किसी ज्वेलरी की तरह चमकने लगता है और इसे खाकर पता चलता है कि योग के साथ इसके मीट को परफेक्टली कुक किया गया है और तभी पता चलता है कि इसमें मिलेट रोट को भी मिलाया गया है जिस वजह से ये खाना इस तरीके से साइन करने लगता है जिस तरीके से किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के खाने भी साइन नहीं करते हैं। और सबसे पहले एरिना ही 200 प्लेट्स को कंप्लीट कर लेती है और इन सारे चीजों के बीच में आल्डेनी और मेगुमी सोमा के बारे में याद करने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि सोमा ने यहाँ पर सिर्फ 10 प्लेट को ही सर्व किया है। अब हमें थोड़े टाइम पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सोमा खाने को बना रहा होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही ये डिशेस यहाँ पर खराब होने लगते हैं और असल में पुराने रेस्टोरेंट में खाने को बनाने के साथ ही उसे सर्व किया जाता था जिस वजह से उसका टेक्सचर अच्छा रहता था। लेकिन थोड़े से लेट होने पर भी हमारा डिश यहाँ पर खराब हो रहा है और एरिना कहती है कि वो इस चीज को पहले ही समझ गई थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि इतने बेकार ट्रैप में हम फंस जाएंगे। दूसरी तरफ इकोमी बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि कोई भी उसके खाने को नहीं खा रहा है, लेकिन एलिस के पास भीड़ और भी बढ़ने ही लगते हैं जिसका मतलब है कि ये कोई नॉर्मल एग्स तो नहीं हो सकते हैं। तभी एलिस बताती है कि उसने एग के योक को निकालकर इसके अंदर चॉकलेट और मिल्क को डाला है जिस वजह से वो सब इसे पी सकते हैं और दूसरे डिश में मसालों और मशरूम का यूज किया गया है और आखिरी डिश को सैमन रोस्ट और ग्लिटन की मदद से बनाया गया है और इन सारे खाने को खाकर उन्हें ओशन में वेकेशन की फील आने लगती है जिस वजह से सारे लोग इस डिश को ट्राई करना चाहते हैं। अब टाइम सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है जिस वजह से कई सारे स्टूडेंट्स परेशान होने लगते हैं और तभी मेगुमी और अल्डेनी के 200 प्लेट्स कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सोमा यहाँ से निकलने का अभी भी कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया है और तभी उसे अपना पास्ट याद आने लगता है जब उसके डैड उसे कई सारे काम एक साथ दे देते हैं जिस वजह से वो समझ नहीं पाता है कि उसे कौन सा काम करना चाहिए। तभी डैड हमारे हाथ पे मार देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें कौन से काम को करना चाहिए तो तुम्हें पूरे काम को ही फिर से रीस्टार्ट करना चाहिए। अब एरिना नोटिस करती है कि सोमा पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका है, लेकिन असल में हम अपने मन में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। हमें पता है कि ये टास्क आसान नहीं होने वाला है, लेकिन किसी तरीके से हमें इसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ डोजिमा भी बहुत ही परेशान होते हैं
हैं और सोचते हैं कि सोमा के लिए ये टास्क बहुत ही टफ होने वाला है। तभी सोमा एक बच्ची को अपने पास बुलाकर उसके लिए खाने को बनाने लगता है और इस लड़की को ये खाना किसी मैजिक की तरह लगता है। जिसके बाद एक एक कर कई सारे लोग यहाँ पर आने लगते हैं और फ्लफी होने के कारण उन्हें ये खाना बहुत ही पसंद आता है। दूसरी तरफ एलिस के सारे खाने यहाँ पर खत्म हो चुके हैं और कहती है कि उसे पता नहीं था कि उसका सारा खाना यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब एलिस ने सारे 300 प्लेट्स को कंप्लीट किया है और वो इकोमी को जल्दी से करने के लिए कहती है और अब एलिस के पार्टनर रियो ने भी 200 प्लेट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे खाने को बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जिस वजह से खाने को ऑलरेडी तैयार होने के साथ क्रीम को भी तैयार करने लगते हैं। अब इसके लिए ढेर सारे एग्स की भी जरूरत है जो कि हम करने लगते हैं और कुक होने के साथ ही हम इसे प्लेट्स में सर्व करने लगते हैं और आखिर में सॉस और गार्निश को मिलाकर हमारा खाना तैयार है। और डोजिमा देखते हैं कि टाइम के साथ मानो हमारा स्पीड यहाँ पर बढ़ने ही लगता है और इस टेक्निक को 5 स्टार होटल में लाइव सर्विंग नाम से जाना जाता है, जिससे खाने का इंटरेस्ट और भी बढ़ने लगता है। अब सोमा असल में सिर्फ खाने को नहीं बना रहा, वो एक शो को भी परफॉर्म कर रहा है, जिस वजह से उसके कस्टमरों को ये खाना और भी टेस्टी लगने लगता है। अब हमारे सारे दोस्तों के टास्क एक एक करके खत्म होने लगता है और सोमा और भी परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम बचा हुआ है। लेकिन इस खतरनाक सिचुएशन के बावजूद सोमा 200 प्लेट्स के टारगेट को कंप्लीट कर लेता है। अब इन सारे चीजों को देख सारे जजेस भी इम्प्रेस होने लगते हैं क्योंकि सोमा ने सिर्फ 200 प्लेट्स को कंप्लीट नहीं किया है बल्कि उसने एक डूबते जहाज को बचाया है। लेकिन गजब तो एरिना ने किया है 407 प्लेट्स को सर्व करके। और दूसरे पे एलिस आती है जिसने साढ़े 300 प्लेट्स को सर्व किया है। जिसके बाद एलिस अपने आप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देती है और कहती है कि उसने सोचा नहीं था कि हमसे ये टास्क कंप्लीट हो पाएगा। और तभी रियो यहाँ पर पहुँच जाता है और एलिस बताती है कि वो असल में एरिना की कजिन है और कहती है कि जब वो छोटी थी एरिना ने उसके खाने को बेकार कहा था और हमेशा उसके गुड़िया को भी चुरा लेती थी, जिस वजह से वो उसका बदला लेने के लिए आई है। और कहती है कि उनका नाकरी इंटरनेशनल नाम का एक कंपनी है जहाँ पर खाने को इनोवेटिव तरीके से बनाना सिखाया जाता है और हमसे कहती है कि तुम्हें इस एकेडमी का नंबर 1 स्पॉट चाहिए ना, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि 4 घंटे के अंदर उनका अगला टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, जिस वजह से उन्हें तैयारी करने के लिए कहा जाता है। जिस वजह से मर्जी ना होने के बावजूद सारे स्टूडेंट अगले टेस्ट की तैयारी करने लगते हैं। अब वो सब लोग बहुत ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि फिर से उन्हें कोई सीक्रेट टेस्ट दिया जाएगा। तभी डोजिमा कहते हैं कि इस कैंप में जितने भी स्टूडेंट्स आए थे उनमें से साढ़े 300 स्टूडेंट्स को फेल किया गया है और ये कैंप सिर्फ इस चीज को सिखाने के लिए था कि रियल वर्ल्ड के कुकिंग में उन्हें कितने सारे चीजों को फेस करना पड़ सकता है। हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, किसी भी चीज की हमें कमी पड़ सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि बिना किसी रेस्ट के हमें लगातार काम दिया जाए। लेकिन अब टाइम आता है हमारे फाइनल टेस्ट को स्टार्ट करने का और इस लेवल में हमें ग्रेजुएट्स के हाथों के खाने को मिलेगा, जिसका मतलब है कि फाइनली हमें यहाँ पर रेस्ट करने का मौका दिया गया है। और इन खानों को ट्राई करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि नेक्स्ट लेवल का खाना किसे कहा जाता है। और तभी सोमा उस दिन को याद करने लगता है जब वो पहली बार इस स्कूल में आने वाला था और इस स्कूल में ज्वाइन करवाने की वजह से वो अपने डैड को शुक्रिया अदा कर लेता है। अब फाइनली हमारा कैंप यहाँ पर खत्म हो जाता है और हम खुश होते हैं कि हमारा कैंप अच्छे तरीके से बीत चुका है। लेकिन थोड़ा सा सैड भी होते हैं क्योंकि हमारा कैंप बहुत ही अच्छा चल रहा था। तभी हमारी मुलाकात कोजीरो शिनोयामा से हो जाती है जो इस कैंप के
खत्म होने की वजह से फ्रांस में वापस जा रहे हैं और कहते हैं कि हमारे साथ बैटल करने की वजह से उन्हें पता चल चुका है कि उन्हें लाइफ में और भी कई सारे चीजों को अचीव करना है और इस वजह से उन्होंने फ्रांस में 3 स्टार कलेक्ट करने का टारगेट बना लिया है। और ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि जापान के किसी के पास भी 1 स्टार मौजूद नहीं है। और तभी बाकी शेफ्स भी आकर हमें अपने साथ जाने के लिए कहते हैं और डोजिमा कहते हैं कि दुनिया में हाई क्वालिटी शेफ्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, जिस वजह से ग्रेजुएट्स को यहाँ पर बुलाया जाता है ताकि वो अपने असिस्टेंट को चुन सके। और तभी इस रिजॉर्ट से हमें काम करने का ऑफर मिलता है, लेकिन हम इस तरीके से डैड के काम को नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद हम सारे दोस्त एक एक करके इस रिजॉर्ट से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन हमें जाता देख डोजिमा को अपने दोस्त की याद आने लगती है। दूसरी तरफ एरिना अपने पार्टनर से कहती है कि वो अपने रूम में कुछ चीजों को भूल चुकी है जिसे लेने के लिए उसे वापस जाना पड़ेगा। और सोमा को भी याद आता है कि वो अपने रूम में हैंड टॉवल को भूल चुका है जिसे लेने के लिए वो जाने लगता है, लेकिन वापस आकर इतने सारे बस होने की वजह से हम गलत बस में घुस जाते हैं। लेकिन बस के सभी लोग हमारी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत ही डिलीशियस फूड को बनाया था, लेकिन हम यहाँ पर माफी भी मांग लेते हैं क्योंकि खाने को बनाने के दौरान हमने कई सारे सामानों को वेस्ट किया था। लेकिन इसके बाद हमें अपना बस नहीं मिलता है और हम देखते हैं कि एरिना भी यहाँ पर मौजूद होती है। तभी हमें पता चलता है कि एरिना के लिए एक कार का बंदोबस्त किया गया है, जिस वजह से हमें भी उसके साथ जाने का मौका मिल जाता है। तभी सोमा कहता है तुमने तो कहा था कि मुझे यहाँ पर पास करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन देखो पूरे कैंप को मैंने कैसे पार कर लिया। जिस पर एरिना कहती है कि तुमने इस ट्रेनिंग कैंप को पार तो कर लिया है, लेकिन फॉल सिलेक्शन में तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि वहाँ पर सिर्फ टॉप के लोग ही ज्वाइन कर पाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि एरिना अपने रूम में एक पिक्चर को लेने के लिए गई थी और ये पिक्चर असल में सोमा के डैड का होता है। दूसरी तरफ डोजिमा को भी पता चल जाता है कि सोमा असल में जोइचिरो का बेटा है, लेकिन सोमा को बहुत ही नींद आ रहा होता है जिस वजह से वो कार में ही सोने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फूमियो घर की साफ सफाई कर रही होती है, लेकिन तभी हमारे डैड वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फूमियो कहते हैं कि वापस आने से पहले तुम्हें एक बार तो बताना चाहिए ना। तभी सोमा अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर वापस आ जाता है और फूमियो कहते हैं कि आज हमारे लिए एक सरप्राइज है। और तभी सोमा देखता है कि उसके डैड यहाँ पर खाना बना रहे हैं और तभी फूमियो बताते हैं कि काउंसिल नंबर 10 में से जोइचिरो नंबर 2 पर आते हैं। वो पता चलता है कि जोइचिरो असल में सोमा के डैड हैं। सातोशी कहता है कि उसने जोइचिरो के बारे में पहले भी सुन रखा है। ये एक ऐसा लेजेंड है जो अलग अलग कंट्रीज में जाके उनके टेक्निक्स को एक्वायर करता है, लेकिन ये बातें इतने हार्ड होते हैं कि सोमा इन सारी बातों को प्रोसेस कर रहा होता है। तभी सोमा को याद आता है कि बचपन में उसने अपने डैड के साथ कई सारे शेफ्स के पिक्चर को देखा था और उनके घर में अलग अलग लैंग्वेजेस से कॉल भी आते थे, लेकिन सोमा को ये चीज बहुत ही नॉर्मल लगता था। जिसके बाद हमारा खाना यहाँ पर तैयार हो जाता है और इस खाने को खाने के बाद ऐसा लगता है कि मानो इजिप्ट के पिरामिड्स में हम घूमने के लिए आए हैं। और जोइचिरो कहते हैं कि उन्होंने हारिसा सॉस को इसमें मिलाया है जिस वजह से ये इतना अच्छा टेस्ट कर रहा है। अब ये सारे खाने ही सभी को बहुत पसंद आते हैं और यहाँ पर कई सारे यूनिक्स खाने मौजूद होते हैं, लेकिन जेंजी एक ऐसे खाने को खाता है जो उसे बहुत ही वाहियात लगता है और हमें पता चलता है कि असल में सोमा के डैड का एक्सपेरिमेंट का खाना था। जिसके बाद हमें डोजिमा और जोइचिरो के एक साथ के
पिक्चर्स को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और पता चलता है कि जिन डोजिमा और जोइचिरो सोबा कई सारे बैटल्स को लड़ने के लिए जाते थे और वहाँ के फंड्स को कलेक्ट करके इस एकेडमी को अपग्रेड करने में लगाया जाता था, जिस वजह से डोजिमा को नंबर 1 और जोइचिरो को नंबर 2 काउंसिल बनाया गया था। और पता चलता है कि जिस खेत में हम लोग सब्जियों को उगाते हैं उस खेत को जोइचिरो और डोजिमा ने ही बनाया था, लेकिन किसी रीजन के चलते जोइचिरो को इस एकेडमी का ग्रेजुएशन नहीं मिल पाया था। अब रात होने के बाद डैड हमें बताने लगते हैं कि जब वो यहाँ पर मौजूद थे तब वो कौन कौन से कांड किया करते थे और जब उन्हें पता चलता है कि 303 नंबर के रूम को हमें दिया गया है, वो कहते हैं कि खाना बनाने के दौरान उन्होंने एक जगह पर निशान बना दिया था और सोमा देखता है कि वो दाग एक्चुअल में अभी भी मौजूद है, जिसका मतलब है कि उसके डैड एक टाइम पर यहीं पर रहा करते थे। अब सुबह होने के बाद हमें किचन में बुलाया जाता है और डैड के पास आने के बाद डैड यहाँ पर आने का रीजन बता देते हैं और कहते हैं कि वो इतनी दूर तक सिर्फ हमारे साथ फूड बैटल करने के लिए आए हैं। जिसके बाद फुमियो कहती है कि वो हमारी जज बनने वाली है। तभी हम देखते हैं कि मेगुमी भी यहाँ पर मौजूद होती है और कहती है कि इतने सारे बैटल्स को लड़ने की वजह से वो पूरी तरीके से थक चुकी है और सातोशी भी यहाँ पर मौजूद होता है और कहता है कि वो हमारे खाने को जज करना चाहता है। अब इन तीनों को ही हमारा जज बनाया जाता है और हमें एक ऐसे खाने को बनाना है जिससे इन्हें अपनी जवानी याद आ सके और इसी के साथ हमारा बैटल यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तभी मेगुमी हमारे पास पहुँच जाती है और कहती है कि तुम काउंसिल नंबर 2 को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन सोमा कहता है कि इससे पहले भी वो अपने डैड को चैलेंज कर चुका है और पहली बार उसने चैलेंज तब किया था जब वो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था। तभी डैड हमें टोंट मारने लगते हैं और कहते हैं कि इतने बारी बैटल करने के बावजूद हम उनसे एक भी बार जीत नहीं पाए हैं। तभी फुमियो को वो टाइम याद आता है जब जोइचिरो उनके पास आकर कहते हैं कि वो अपने बेटे को चैलेंज करने वाले हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर वो अपने बेटे को जीतने नहीं देने वाले हैं। तभी वो सब लोग देखते हैं कि सोमा अपने खाने में एप्पल को यूज करने लगता है और इतने में हमें पता चल जाता है कि सोमा किसी को भी चैलेंज करने से पहले दूसरी बार सोचता क्यों नहीं है, क्योंकि इतने बड़े मास्टर से उसने ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रखा है। लेकिन फिर भी वो सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि सोमा यहाँ पर कौन से डिश को बनाने वाला है और तभी पता चलता है कि सोमा ने एप्पल रोजोटो को बनाया है। अब इसका स्मेल उन्हें बहुत ही पसंद आता है और इसके स्मेल से ही वो लोग इसके टेस्ट का अंदाजा लगा सकते हैं और ये एप्पल क्रंची होने के साथ साथ बहुत स्वीट भी है और उन्हें ऐसा लगता है कि जंगलों के बीच में एक प्रिंसेस आकर उन्हें किस करके उठाने लगते हैं, बिल्कुल किसी फेरी टेल की तरह। और वो लोग इसमें ब्लैक पेपर को भी मिलाने लगते हैं और इसे मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो दोनों एक कपल बन चुके हैं। लेकिन वो लोग शॉक होते हैं कि इसका फ्लेवर इतने अच्छे से मिक्स कैसे हुआ है। सोमा कहता है कि इस खाने को बनाने से पहले ही उसने एप्पल जूस को मिला दिया था, बाद में एप्पल्स को काट कर मिलाने की वजह से एप्पल्स यहाँ पर क्रंची भी है और इसमें एप्पल का टेस्ट भी आ रहा है। अब हमारे सोच की वजह से वो सब लोग बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। अब उन्हें हमारा खाना बहुत ही पसंद तो आया है, लेकिन वो सब लोग फील कर पाते हैं कि जोइचिरो का खाना भी नेक्स्ट लेवल का होने वाला है और तभी सब लोग सोचते हैं कि जोइचिरो ने रात में ही एक बेहतरीन खानों को बनाया था और अभी तो वो फूड बैटल कर रहा है, तो ये खाना उससे भी नेक्स्ट लेवल का होगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जोइचिरो ने यहाँ पर रामन को बनाया है, लेकिन ये बहुत ही गलत है क्योंकि इतना सुबह किसी को भारी खाना पसंद नहीं आता है। और तभी फुमियो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते
कहते हैं कि ऑफिशियल फूड वॉर के दौरान भी हमारे डैड एक्सपेरिमेंट के खाने को लेकर पहुंच जाते थे, जिस वजह से हमारे डैड कई सारे फूड वॉर्स को भी हार चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जब वो लोग इस खाने को ट्राई करते हैं, उन्हें इसका टेस्ट इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है कि वो लोग इसे खाने से अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। और ये खाना जूसी होने के साथ हर एक पार्ट को अलग तरीके से बेक किया गया है और इसके मसालों की वजह से उन्हें यहाँ पर पसीना भी आने लगता है। और डैड कहते हैं कि इस पसीने को लाने के लिए उन्होंने इमो रीड को मिलाया था। तभी हम देखते हैं कि हमारे खाने में रोबस्ट मौजूद होता है, जिसे बनाना और सोयाबीन को मिलाकर इंडोनेशिया में बनाया जाता है। और इस चीज को वो लोग खाते हैं जो वेजिटेरियंस है। और एक टेम्पल में रहने के दौरान जोइचिरो ने इस चीज को एक्सप्लोर किया था। तभी जोइचिरो कहते हैं कि नॉर्मल रामेन तो कोई भी बना लेता है, लेकिन बिना मीट के यूज किए एक टेस्टी रामेन को बनाना उसके लिए एक असली चैलेंज था। जिसके बाद उन सभी का खाना यहाँ पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर 2 बॉल्स मौजूद है और उन्हें जिनका भी खाना पसंद आया है उनके बॉल को उन्हें आगे कर देना है। और इस बैटल को बहुत ही आसानी के साथ जोइचिरो जीत जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सोमा का खाना बेकार है, बल्कि उसका खाना बस उसके डैड के खाने के सामने फीका पड़ जाता है। तभी डैड कहते हैं कि हम उनके सामने हार जाते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन अगर हम किसी और के सामने हार जाते हैं तो वो युकिहिरा के इज्जत का सवाल आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों इस बैटल को हारने के डिटेल्स को पेपर में लिखने लगते हैं। तभी सोमा कहता है कि इतने दिनों तक वो कई सारे लोगों को बैटल में सिर्फ हरा रहा था, लेकिन अपने डैड के साथ फाइट करने के बाद उसे पता चल चुका है कि कई सारे चीजों को एक्सप्लोर करना अभी भी बाकी है। जिसके बाद जोइचिरो किसी को बिना कुछ कहे ही यहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि वो जल्द ही वापस आने वाले हैं। दूसरी तरफ एरिना अपने कार से कहीं पर जा रही होती है, लेकिन तभी उसे ऐसा फील होता है कि उसने जोइचिरो को देख लिया है। लेकिन कार से उतरकर वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ सब लोग परेशान होते हैं क्योंकि डैड किसी को बिना कुछ कहे ही यहाँ से वापस जा चुके हैं। और जब मेगुमी अपने दोस्तों को सुबह के बैटल के बारे में बताता है, वो सब लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो हमें एक बारी उठाना चाहिए था। तभी फूमियो कहते हैं कि डैड ने जाने से पहले हमें अपने शॉप को खोलने का जिम्मेदारी देकर गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे शॉप के सामने हमारे फ्रेंड्स बातचीत कर रहे होते हैं और मायूमी सोमा के बारे में याद करने लगती है। और हमें पता चलता है कि मायूमी असल में सोमा को लाइक करती है। लेकिन तभी सोमा भी यहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि वो अपने शॉप को रीओपन करने वाला है। लेकिन हमें देखने के साथ ही यहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं और कहते हैं कि वो लोग हमारे खाने को फिर से ट्राई करना चाहते हैं, जिस वजह से फिर से हम अपने शॉप को चलाने लगते हैं। तभी मायूमी को वो टाइम याद आता है जब उसने सोमा के खाने को ट्राई किया था और सोमा के साथ मिलने का ये उसका पहला मौका था। तभी हम नोटिस करते हैं कि मिस टोमिटा यहाँ पर बहुत ही सैड होते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ही के स्टेशन डिस्ट्रिक्ट को रेनोवेट करके रीओपन किया गया है, जिस वजह से यहाँ के सारे दुकानों के सेल्स खत्म हो चुके हैं। तभी हमारे फ्रेंड्स कहते हैं कि वहाँ पर स्पेशल फ्राइड चिकन पाए जाते हैं, जिस वजह से वो जगह इतना पॉपुलर है। और टोमेटो कहते हैं कि उन फ्राइड चिकन की वजह से कोई भी वर्कर या फिर स्टूडेंट इस जगह के पास से भी नहीं जाता है, जिस वजह से 1 महीने से उनकी कोई भी बिक्री नहीं हुई है। अब सोमा ने अपना पूरा बचपन इसी डिस्ट्रिक्ट में बिताया है, जिस वजह से वो इसे डूबने नहीं दे सकता और कहता है कि इस डिस्ट्रिक्ट को बचाने के लिए वो एक ऐसे फ्राइड चिकन को बनाएगा जिसे खाकर ऑडियंस को मजा ही
आ जाएगा। अब मायूमी भी यहाँ पर हमारे साथ काम करना चाहती है, जिस वजह से कगाने कहती है कि हमें यहाँ पर एक फूड टेस्टर भी चाहिए होगा, जिसका काम मायूमी बहुत अच्छे से कर लेती है। जिसके बाद कगाने और मायूमी घर जाने लगते हैं और कगाने कहती है कि सोमा को पटाने का ये तुम्हारे पास बेस्ट मौका है, तो तुम्हें इसे वेस्ट नहीं करना है। दूसरी तरफ सोमा एक ऐसे दोस्त को याद करने लगता है जो शायद यहाँ पर उसकी मदद कर सकता है, और तभी उसे याद आता है कि फ्राइड चिकन को तो मीट मास्टर ही अच्छे से बना सकती है। जिसके बाद हम इकोमी को कॉल कर लेते हैं और बता देते हैं कि हम यहाँ पर एक नए चिकन डिश को बनाने वाले हैं और क्या वो इस काम में हमारी मदद कर सकती है। अब इकोमी बहुत बिजी तो होती है, लेकिन हमारे लिए वो आने वाली है और अगले दिन ही वो शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ मायूमी हमारे शॉप में बहुत ही डरी हुई होती है। तभी यहाँ पर इकोमी भी पहुंच जाती है, जिस वजह से हम उन दोनों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जिसके बाद हम सब लोग इस डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं और सच कहे तो ये डिस्ट्रिक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट से कई गुना ज्यादा फैंसी होता है। अब इकोमी यहाँ पर बहुत ही परेशान होती है क्योंकि मायूमी बहुत ही खूबसूरत होती है और इसकी वजह से उसे सोमा को पटाने का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन मायूमी सोच रही होती है कि इकोमी तो किसी मॉडल की तरह दिखती है और इसके सामने उसका तो कोई चांस ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मोजी फ्राइड चिकन शॉप के सामने कई ज्यादा भीड़ होती है और यहाँ की मेन लीडर है किन्यू माकानोजी, और इकोमी कहती है कि उसने मोजी का नाम पहले भी सुन रखा है। इन्होंने ऑल जापान फ्राइड चिकन चैंपियनशिप को लगातार 3 बार जीता है, जिस वजह से ये इतने ज्यादा पॉपुलर हैं और इनका सर्विस भी टॉप नॉच है और जिस पैकेट में सेल करते हैं वो बहुत ही प्रीमियम है, जिस वजह से ये चीज लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस टोमिटा भी यहाँ पर जासूस के कॉस्ट्यूम में मौजूद होते हैं और वो मोजी के सीक्रेट को जानने के लिए आए हैं। लेकिन किन्यू कहती है कि इस चिकन को ट्राई करने के लिए तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है और हमें ट्राई करने के लिए देती है। ये चिकन बहुत ही डिलीशियस होता है और इसे अच्छे से फ्राई करने के बावजूद इसका अंदर बहुत ही सॉफ्ट होता है। किन्यू कहती है कि वो लोग ओपन फायर और नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करते हैं, जिस वजह से ये खाना इतना टेस्टी है, और कहते हैं कि तुम लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कभी भी इतना अच्छा चिकन नहीं बना सकता है। लेकिन सोमा कहता है कि ऐसा तो नहीं, लेकिन इससे भी बेटर फ्राइड चिकन को हम बनाने वाले हैं। जिसके बाद टाइम आती है एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने की। हम जिंजर और अलग अलग फ्रूट्स को मिक्स करने के बाद चिकन को छोटे पीसेस में काट के मैरिनेट करने के लिए देते हैं और फाइनली पोटैटो स्टार्च को मिलाकर फ्राई कर लेते हैं। लेकिन इसे खाकर पता चल जाता है कि मोजी अपने चिकन को मैरिनेट करने के लिए इससे भी ज्यादा मसालों का यूज करते हैं। लेकिन मायूमी को ये चिकन बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तभी इकोमी कहती है कि अगर हम A5 मीट को यूज करते हैं तो मोजी हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे, और इकोमी कैलकुलेट करके कहती है कि 100 ग्राम मीट के लिए हमें 2500 येन देने पड़ेंगे। लेकिन सच कहे तो इसे खरीदने का हमारे पास औकात नहीं है। जिसके बाद हम और भी डिशेस को बनाने लगते हैं, लेकिन ये उतना स्पेशल नहीं होता है। तभी मायूमी कहती है कि अगर हम उन्हें बीट करने की जगह एक ऐसे डिश को बना दे जिसे वो बना ही नहीं सकते हैं, तो शायद हम यहाँ पर जीत सकते हैं। तभी हम नोटिस करते हैं कि हमारे शॉप के पास से कई सारे स्टूडेंट्स जाने लगते हैं, जिस वजह से हम एक ऐसे डिश को बनाने का प्लान करते हैं जो बच्चों को ज्यादा पसंद आ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू फोन में किसी के साथ बात कर रही होती है और कहती है कि स्टेशन की लोकेशन की वजह से कस्टमर
कस्टमर भर भर के आ रहे हैं और बिजनेस भी अपने टॉप के लेवल पर जा चुका है। लेकिन वो आदमी कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें नोटिस कर देना, वरना ये बिजनेस जल्दी ही डूब जाएगा। लेकिन इन सारे बातों को सुनकर केन्यू बहुत ही गुस्सा होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस आदमी के पास एरिना नाकारी और सातोशी इचकी भी मौजूद होता है, जिसका मतलब है कि ये बंदा भी काउंसिल टॉप 10 का ही हिस्सा है। तो गाइस, इसे जानने के बाद अब क्या सोमा का टीम केन्यू के शॉप का सामना कर पाएगा? अब हमें पता चलता है कि फ्राइड चिकन को खाने का बेस्ट तरीका होता है कि उसे बनने के साथ ही खा लिया जाए और हमारा फूड डिस्ट्रिक्ट इसी रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन स्टेशनरी डिस्ट्रिक्ट में इस चीज को फॉलो नहीं किया जा सकता, जिस वजह से उन लोगों ने इस यूनिक पैकेज को निकाला है जिसमें खाना बहुत देर तक गर्म रहता है और हमारे शॉप के सामने से तो भूखे बच्चे और ट्रेवलर्स जाने लगते हैं। तो अगर हम इंस्टेंट खाने को बना कर देते हैं तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बन सकता है। और हमारे इस आइडिया को सुनने के बाद टोमी को भी अचानक से जोश में आ जाते हैं। अब हमारे चिकन सो बढ़िया होते ही है, लेकिन ट्रेवलर्स के लिए हमें एक अच्छा पैकेजिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। हम इस मीट को स्टिक के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन ये उतना यूनिक नहीं हो पाएगा। तभी सोमा को एक आइडिया आता है और वो अपने रूम में जाने लगता है और इसी मौके पर मायूमी इकोमी से सोमा के बारे में पूछने लगती है। लेकिन इकोमी बहुत ही गुस्से में होती है और कहती है कि उस लूजर को मेरे सामने खड़ा होने की भी औकात नहीं है। तभी सोमा यहाँ पर वापस आ जाता है और वो चिकन के थाइस को फ्राई करने का प्लान करता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रंची होते हैं। लेकिन इसे बेटर बनाने के लिए हमें और भी मेहनत करना पड़ेगा। तभी टोमी को भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें वो डिश मिल चुका है जिससे हमारा काम बन जाएगा और इसका नाम है चिकन ओनिगिरी। लेकिन इकोमी कहती है कि ये डिश तो किसी भी दुकान में भी मिल जाता है। लेकिन इसे देखकर हमें एक आइडिया आ जाता है और हम अपने मास्टर प्लान को तैयार कर लेते हैं। अब हमारा मास्टर प्लान इतना यूनिक है कि इसके लिए हमें कई सारे चीजों की जरूरत है, जिसका बंदोबस्त हमारे सारे दोस्त करने लगते हैं। दूसरी तरफ केन्यू बहुत ही गुस्से में होती है और सोचती है कि उनका बिजनेस तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है और जल्दी ही वो इस बिजनेस को और भी फैलाने वाली है, जिसके बाद उस लड़के के साथ वो अपने सारे नातों को तोड़ने वाली है। अब अगले दिन डिनर का टाइम तो हो जाता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आता है। अब ऐसे ही कई दिन बीतने लगते हैं और वो नोटिस करते हैं कि सबके हाथ में एक अजीब तरीके का खाना होता है और तभी उन्हें पता चलता है कि उनका सेल्स 40% डाउन हो चुका है, जिसका रीजन केन्यू जानना चाहती है, जिस वजह से वो खुद ही शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाती है और ये पूरा जगह फ्राइड चिकन के स्मेल से भरा हुआ होता है। दूसरी तरफ हम क्रिस्पी चिकन को सोया सॉस और चिली के साथ मैरिनेट करने के लिए देते हैं, जिसके बाद हम उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार अलग अलग तरीके से फ्राई करते हैं। और अब ब्लैक पेपर और चिली सॉस को यूज करने के बाद हर्ब्स के साथ इन्हें पैक कर देते हैं, जिसके बाद हमारा सुमेरियन चिकन रोल यहाँ पर तैयार हो जाता है और इनका फ्लेवर कॉम्बिनेशन और क्रंचीनेस सभी को बहुत ही पसंद आता है। और इन सारी चीजों को केन्यू यहाँ पर खरी खरी देख रही होती है और तभी यहाँ पर सोमा पहुँच जाता है और कहता है कि देखो 3 दिन के अंदर ही कैसे तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट को हमने बीट कर दिया है और यहाँ पर कई नए शॉप्स भी खुल चुके हैं जो हमारी तरह ही यूनिक डिशेस को सेल करते हैं, जिसका मतलब है कि हमने यहाँ पर एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट कर दिया है जिसे केन्यू का सिस्टम कभी भी कॉपी नहीं कर सकता है। जिसके बाद हम अपने फ्राइड चिकन को भी केन्यू को ट्राई करने के लिए देते हैं। अब हमारे खाने का टेस्ट बेंगचो नाम के एक खाने के डिश की तरह होता है जो कि फ्लेवर्स को ट्रैप कर
करके रखता है और बहुत हार्ड वर्क करने के बाद ये खाना एकदम बेस्ट ऑप्शन है जिसे खाने से कोई भी अपने आप को रोक नहीं सकता है। और किसी हारते हुए मैच में आखिरी बॉल पे 6 मारने का जो मजा आता है इसे खाकर भी वही सेम मजा आने लगता है। अब इस डिस्ट्रिक्ट में हमारा आखिरी दिन है और मायूमी ने इस पूरे सफर की दौरान हमारी बहुत ही मदद की है, जिस वजह से इस शॉप का जिम्मेदारी हम मियोमी को दे देते हैं और हम मायूमी पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि बचपन से ही मायूमी हर एक काम को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करती है, जिस वजह से मायूमी भी फाइनली इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद हमारा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट कितना पॉपुलर बन जाता है कि न्यूज में भी इसे कवर किया जाता है। लेकिन इसे देखकर वो काउंसिल मेंबर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, जिस वजह से एकेडमी में आने के साथ ही हमें काउंसिल में बुलाया जाता है और वो मेंबर कहते हैं कि मिडिल स्कूल में रहने के दौरान ही उन्होंने कई सारे बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद की है, लेकिन 500 कंपनीज में पहली बार कोई कंपनी फेल हुआ है और उन्हें पता चला है कि इस काम के पीछे हमारा हाथ है, जिस वजह से वो हमें अपने साथ जुड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन सोमा कहता है कि उनका खुद का एक शॉप है जिसे वो आगे ले जाना चाहते हैं। तभी इत्सुया एजेंट कहते हैं कि वो काउंसिल नंबर 9 है जिसे द एल्केमिस्ट के नाम से जाना जाता है और कहते हैं कि फॉल सिलेक्शन में हमारा भी सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन ये सिलेक्शन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। और गाइस इसी के साथ इस सीरीज का पार्ट 2 भी यहाँ पर खत्म हो जाता है और इसके अगले पार्ट में हमारा फॉल सिलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर हमारे सारे फ्रेंड्स भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इस सिलेक्शन के दौरान ही हमें अपने दोस्तों के हिडन टैलेंट्स पता चलने वाले हैं और साथ ही में एक ऐसे स्टूडेंट को भी देखने वाले हैं जो कि सोमा को भी बीट करने का दम रखता है, लेकिन उसे देखने के लिए 5000 लाइक्स का एम है जिसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और इसके कमेंट सेक्शन में भी पार्ट 3 भर भर के लिखना पड़ेगा। लेकिन तब तक अगर आप एक और मजेदार कुकिंग के सीरीज को देखना चाहते हो तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो, जिसे देखकर गारंटी है कि आपको मजा आ जाएगा।